जून 2025 मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह से लेकर और केतु ग्रह तक वो कौन से ग्रह हैं जो जून 2025 में मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे और वो कौन से ग्रह हैं जो अशुभ रहेंगे। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो हाँ, ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते।
वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो। उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए। उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को हम 2 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख से महीने के आखिर तक मिथुन राशि में। 1 तारीख से 15 तारीख तक का जो गोचर है वृषभ राशि का, वो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद वो जब मिथुन राशि में चले जाएंगे तो यही सूर्य ग्रह अब मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ होंगे। तो देखिए, जब ग्रह शुभ है उसका सहारा लीजिए और जितनी भी उससे मदद हो सकती है उन भाव से जिसके वो स्वामी हैं और जहां वो गोचर कर रहे हैं उसका फायदा लें। और जब वो अशुभ है तो ऐसे में थोड़े दिन इंतजार करें कि गोचर से वो स्थिति से बाहर निकल के दूसरी राशि में जहां पर वो आपको शुभ फल दें वहां तक चले जाएं। तब तक उस ग्रह के उपाय करने जरूरी होते हैं और सूर्य के सरल उपाय है दोस्तों। सबसे पहला उपाय है कि आप सूर्य को सुबह जल दें, जल में थोड़ी सी हल्दी छिड़क लें, थोड़ा सा कुमकुल छिड़क लें, सूर्य के मंत्र जप करें, संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर खिलाएं, ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में आप रसीले फल चढ़ाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गुड़ चढ़ा सकते हैं, मंदिर में गुड़, गेहूं, तांबा इसका दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं दान की जा सकती है। यह है सरल उपाय सूर्य ग्रह के। बात करते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। और चंद्रमा, आप ये मान के चलें कि इस लगन कुंडली के अंदर या किसी भी एक लगन कुंडली में सबसे पहला बात तो यह कि चंद्रमा
हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए इस चीज को मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल है कि चंद्रमा उस समय उसके लिए शुभ है या अशुभ है। फिर भी चंद्रमा के अगर आप उपाय करते हैं तो उसका सहारा इतना मिल जाता है आपको कि जब वो अशुभ अवस्थाएं में है तो उस वक्त वो अपनी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर देंगे, और जब वो एक शुभ अवस्था में है तो उस वक्त वो अपनी पॉजिटिविटीज को और निखार देंगे। और सरल उपाय होते हैं चंद्रमा के, इसलिए लोग उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यहाँ पर आपको चंद्रमा के मंत्र जप करने हैं, महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जप करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। शाम के समय किसी गरीब बूढ़ी औरत को सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, कोई भी फ्लूइड्स यानी कि तरल पदार्थ, ये आप उसको डोनेट कर सकते हैं। शिवलिंग पर जब आप चाहें तो दूध और जल मिलाकर चढ़ा दें, वहां पर थोड़े से साबुत दाने चावल के चढ़ा दें, थोड़ी सी मिष्ठान के लिए चीनी चढ़ा दें या एक बर्फी का टुकड़ा रख दें। मात्र इतना करना जो है वो एनफ रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल को भी हम 2 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक वो कर्क राशि में गोचर करेंगे और 6 तारीख से फिर महीने के आखिर तक वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जो मंगल का गोचर पहले वाला है 1 तारीख से 6 तारीख वाला, ये बहुत शुभ है। लेकिन 6 तारीख के बाद जब वो एक अशुभ राशि में इस लगन कुंडली वाले व्यक्ति के लिए चले जाएंगे मिथुन राशि के अंदर, यहां पर फिर वो परेशानी खड़ी कर देंगे। और ऐसे में वापस हमें मंगल के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाएगा। मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, छोटे बच्चों को केले बांट दें, ऐसा करना बड़ा शुभ है। स्वयं लाल रंग से उस समय परहेज करें जब मंगल ग्रह जो है वो क्रूर हो गए हो या वो अशुभ हो गए हो। खास तौर से एक लाल रंग का बल्ब कभी भी अपने बेडरूम में ना जलाएं। अगर आपको किसी वास्तु वाले ने बताया हुआ है तो यहाँ पर इस समय उस बल्ब को चेंज कर लें। आप यहाँ पर येलो बल्ब जला लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाइट लाइट लगा लें, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको परहेज करना चाहिए रेड कलर के बल्ब का, क्योंकि मंगल इस समय अशुभ चल रहे हैं। लाल रंग के वस्त्र भी अपने शरीर पर ज़्यादा धारण ना करें, यह भी एक परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपको मंगल ज्यादा परेशान करे इस पीरियड में तो आप शहद को एक किसी भी मिठाई के टुकड़े पर लगाकर आप गाय को जाकर खिला के आए। बड़ा सरल अचूक टोटका है ये। मंगल के बड़े सरल उपायों में से इसको लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ काम करने के लिए होता नहीं है। एक आपको सिर्फ मिठाई का टुकड़ा लेना है कोई सा भी, उसको शहद में डुबोना है और जाके गाय को अपने हाथ से खिला देना है। बड़ा अच्छा सरल उपाय है ये। अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को हम 3 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक वो वृषभ राशि में, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में, और 22 तारीख से महीने के अंत तक कर्क राशि में। 1 तारीख से 6 तारीख का उसका गोचर बहुत शुभ रहेगा। 22 तारीख से 30 तारीख तक का जो गोचर है वो भी शुभ रहेगा। लेकिन मिथुन राशि के अंदर जो बुध का गोचर है वो शुभ नहीं रहेगा। जब बुध अशुभ हो ऐसे समय में बुध के मंत्र जप करना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, वो भी बहुत शुभ है। गाय को हरा चारा खिलाएं, भीगे हुए साबुत हरे मूंग रात भर, सुबह जब वो नरम पड़ जाए तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाकर आए। ये छोटे छोटे उपाय करके आप बुध की नेगेटिविटीज को जितना कम हो सकता है करें। दुर्गा जी की आरती जरूर करें, दुर्गा जी के पूजा अर्चना जरूर करें, दुर्गा जी के चरणों में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर आए। ये छोटे सरल उपाय हैं जिससे बुध जितने समय नेगेटिव है उसकी नेगेटिविटी को हम कम कर सकते हैं, और जब बुध पॉजिटिव है तो आप उसके बेहतरीन रिजल्ट लें 1 तारीख से 6 तारीख तक और फिर 22 तारीख से 30 तारीख तक। ये पूरा का पूरा 15 दिन का समय, लगभग 12 दिन का समय आपको मिलेगा जहां पर ये शुभ अपनी अवस्थाओं में होंगे। ऐसे समय में आप हरा रंग पहनिए, हरी चीजें खाइए। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध की दशा चल रही है और जन्म के बुध भी शुभ है तो आप यहां पर एक पन्ना रतन भी उतने समय में धारण कर सकते हैं। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। पूरा महीना वहां गोचर करेंगे, बल्कि पूरा साल इस साल वो उसी राशि में ही रहेंगे। और ये जो गोचर है ये बेहद अशुभ है।
यहां पर बृहस्पति अशुभ अवस्था में रहेंगे और बहुत पीड़ा दे सकते हैं इस व्यक्ति को। तो मैं तो यहां पर रेकमेंड ये करूंगा कि इस व्यक्ति को यहां पर कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे बृहस्पति की नेगेटिविटी हम रिड्यूस्ड रखें। उसके अंदर बृहस्पति के मंत्र जप बहुत सरल उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करें। देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयां चढ़ाकर आए। चने की दाल आप किसी धार्मिक स्थल पर भी दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। केले के पेड़ को जरूर जल चढ़ाएं बृहस्पतिवार वाले दिन, वहां पर थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाकर आए, एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए और एक बेसन का लड्डू भी वहां पर रखें और एक दीपक जलाएं वहां पे देसी घी का। मात्र इतना करने से बृहस्पति की जितनी नेगेटिविटी संभव है, पॉसिबल हो सकती है किसी के लिए, जनरल रेमेडीज करके उसमें सुधार आएगा। फिर भी अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहता है और अपनी कुंडली के अनुसार ऐसे समय में अगर बृहस्पति नेगेटिव है और जन्म के भी नेगेटिव है और उनकी अगर दशा भी चल रही है तो खास तौर से बहुत परेशान कर सकते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत संपर्क किया जा सकता है। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को भी हम दो राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे, मेष राशि और वृषभ राशि। मेष राशि में गोचर 29 तारीख तक रहेगा और आखिरी 2 दिन में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे। और इस कुंडली के तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी होते हैं शुक्रदेव। तो ऐसे में अगर जन्म के भी शुक्र शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी किसी व्यक्ति के लगन में उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है मकर लगन वाले व्यक्ति की, तो ऐसे में एक डायमंड रत्न जरूर धारण कर लें, साफ कपड़े पहने, परफ्यूम, इत्र और किसी भी प्रकार का डिओड्रेंट्स का प्रयोग ज्यादा करें। कभी अगर ज्यादा बेनिफिट लेना हो तो आप मीठा करके दही उसे चांदी के बर्तन में रखें पूरी रात। अगले दिन सुबह उसमें थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क कर, केवड़ा जल छिड़क कर उसे खा ले। ऐसा करने से भी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए लगन के स्वामी भी हैं और कुंडली में मीन राशि के अंदर अपना गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में। बेहद शुभ है ये गोचर, बेहद शुभ। और अभी तो स्टार्टिंग है शनि की, अभी तो लगभग 2 साल और 2.25 साल और इसी राशि में उन्होंने गोचर करना है। बहुत शुभ लाभ देने के लिए बैठे हैं, आप लेने वाले बने। अगर जन्म के भी शनि शुभ हैं, गोचर में भी शुभ हैं और उनकी दशाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे नीले और काले रंग का प्रयोग आप ज्यादा कर सकते हैं कपड़े के पहनने में। साथ में शनि मंदिर में जाकर आप शनि देव की पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में थोड़े से काले तिल, काले उड़द और थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाकर आए। एक चौमुखा दीपक वहां पर जलाएं शनिवार की शाम को, बहुत शुभ रहेगा। अगर संभव हो सकता है तो नीलम रत्न धारण करें। नीलम नहीं पहन सकते तो काका नीली, एक नेचुरल स्टोन है काका नीली, जिसे आयोलाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। नीलम को हम ब्लू सफायर बोलते हैं, तो आयोलाइट या ब्लू सफायर अपने सामर्थ्य अनुसार वो खरीदा जा सकता है, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात कर लेते हैं राहु की। राहु मई 2025 में गोचर कर गए हैं और अब वो कुंभ राशि में कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे और यहां पर वो टोटली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। राहु के अशुभ रिजल्ट मिलना बहुत अच्छी बात नहीं है दूसरे भाव के अंदर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस व्यक्ति के लिए कि वो पक्षियों को सात अनाज मिक्स करके, जिसे सतनाजा बोलते हैं, वो पक्षियों को रोज सुबह डाले खाने के लिए। एक बर्तन में पानी लें, अपना चेहरा देखें और उसके बाद ये पानी भी उठा के पक्षियों के बर्तन में ट्रांसफर कर दें। राहु के मंत्र जप करें। यहाँ पर आपको सरस्वती माता की पूजा करना बहुत शुभ रहेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भिखारी को या तो चाय या कॉफी बनाकर पिलवा दी जाए, और नहीं तो चाय का पाउडर और कॉफी का पाउडर भी डोनेट किया जा सकता है। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। जौ को धोकर दूध से और उसके बाद उसको गंगा जल से धोकर ये जौ देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाकर आए, इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। और आखिर में बात कर लेते हैं केतु ग्रह की।
और मैं हर बार बताता आया हूं कि केतु अपने फल नहीं देता, केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके राशि के स्वामी के अनुसार फल देता है। तो केतु अभी चल रहे हैं सिंह राशि में पूरे जून 2025 और इसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य जिस तरीके से फल देंगे उसी तरीके से फल मिलेंगे केतु के। तो सूर्य पहले 15 दिन शुभ है, उसके बाद 15 दिन अशुभ है। ठीक उसी प्रकार केतु पहले 15 दिन शुभ रिजल्ट्स देंगे, अगले 15 दिन अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और इनकी शुभता और अशुभता को मेंटेन करने के लिए सरल उपाय है, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान के चरणों में रोज सुबह पूजा के समय एक मोदक या एक लड्डू चढ़ा दें। आंख मूंद कर गणेश भगवान से अपनी प्रार्थनाएं, जो भी आप चाहते हैं जीवन में, उनके बारे में उन्हें बताएं और आंख खोल के उनकी इजाजत लेके इसी लड्डू को प्रसाद के रूप में आप खा लें। बड़ा सरल उपाय है। केतु के मंत्र जप करें। किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भिखारी को या फिर किसी मंदिर में आप एक चितकबरा कंबल भी जाकर दान दे सकते हैं उस समय जब केतु अशुभ हो। और रात के समय सड़क के आवारा कुत्ते को 2 ब्रेड के स्लाइस दूध में भिगो के आप एक फुटपाथ पे एक प्लेट में रखकर आ जाए। ऐसे करने से ही बहुत लाभ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य ग्रह से लेकर केतु ग्रह तक हम कौन सा ग्रह मकर लग्न वाले व्यक्ति के लिए कब शुभ है और कब अशुभ है। अगर शुभ है तो उसका कैसे फायदा उठाएं, अशुभ है तो उसकी नकारात्मकता को कैसे हम कम करें। इस सब चीज की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी बड़ा शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।